Hello students, welcome to Study Khazana, and today we're going to discuss chapter number 7, Security in the Contemporary World. Okay, Security in the Contemporary World का मतलब है कि आज के समय में सिक्योरिटी का क्या मतलब है और हमें सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, वो सब इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो है सिक्योरिटी मतलब क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले we're going to discuss what is security. Okay, so first question is what is security? ठीक है, सिक्योरिटी क्या कहता है? सिक्योरिटी implies freedom from threats, यानी कि जितने भी आपके डर हैं आपकी जिंदगी में उनसे आपको फ्रीडम मिले, वो सिक्योरिटी है। ठीक है, बाकी जो है, जो राइटर ये कह रहा है कि जो मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी का मतलब है, जो सबसे पहले जब दिमाग में आता है सिक्योरिटी मतलब क्या, तो सिक्योरिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, हर डर से फ्रीडम। उसके बाद से बताया गया है कि इस सिक्योरिटी की हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। हम आजकल देखेंगे कि हमारी जो जिंदगी जो है वो पूरी तरह थ्रेट से भरी हुई है। ठीक है, आपको कई तरीके के थ्रेट्स है, वॉर का थ्रेट है, रॉबरी का थ्रेट है, डिजास्टर का थ्रेट है, टेररिज्म का थ्रेट है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, आपकी लड़ाई हो सकती है, सिविल वॉर हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है और एपिडेमिक फैल सकता है। तो आजकल जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ज्यादा थ्रेट से सराउंडेड है। ठीक है, तो सिक्योरिटी आज के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू है और इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और सिक्योरिटी कह रही है कि सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ थ्रेट्स। ओके, उसके बाद से बताया गया है कि those who study security generally say that only those things are threatened core value should be regarded as being of interest of discussion of। इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। Those who study security, जो सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, generally say that only those things that threaten core value should be regarded as being of interest of discussion of security। यानी कि वो कह रहा है कि सिक्योरिटी में आप हर चीज को नहीं ले सकते, हम सिक्योरिटी में उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमारी कोर वैल्यूज को अफेक्ट करती हैं। अब कोर वैल्यूज क्या? कोर वैल्यूज यानी कि हमारी लाइफ हो गई, हमारी सॉवरेनिटी हो गई, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी हो गई। ये कुछ बेसिक चीजें जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं। अगर उन चीजों को मतलब इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, ठीक है, अगर ये हमारी जो है हमारी को अफेक्ट कर रही है या ये हमें नहीं मिल पा रही है, तो वो चीज सिक्योरिटी के अंदर आएगी और उसको हमें सिक्योर करना है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ सिक्योरिटी कोर वैल्यूज की ही बोले, ये थोड़ा सा लिमिटेड जो है मीनिंग होगा। सिक्योरिटी मतलब ये थोड़ा ट्रेडिशनल जो है नोशन होगा। हमें जो है सिक्योरिटी का जो मीनिंग है वो एक्सपैंड करना चाहिए, जो बेसिक जो मीनिंग है उसी के ऊपर ही रहना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम ऑल थ्रेट्स, हमें हर तरीके के फ्रीडम से थ्रेट से हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो ही एक्चुअल में जो है फ्रीडम मानी जा सकती है। बट फिर भी अगर हम डेफिनेशन पर जाएं, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी, तो यहाँ पे जो है एक कंक्लूजन दिया है सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट। यहाँ दोबारा से बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी हमें उन चीजों से मिलनी चाहिए जो हमें एक्सट्रीमली हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो। ठीक है, थ्रेट दैट कुड सो एंडेंजर, वो इतने ज्यादा एंडेंजर मतलब इतने ज्यादा खतरनाक हो हमारे कोर वैल्यूज के लिए कि दैट दोज वैल्यूज कुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, मतलब अगर डैमेज हो गई तो उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इफ वी डू नॉट डू समथिंग टू डील विद सच सिचुएशन, मतलब थ्रेट वो कह रहा है कि उन चीजों से हमें सिक्योर होना है कि अगर वो बाई चांस हमारे साथ हो जाती है तो उससे जो हमें डैमेज होगा उससे रिपेयर होना या उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो वो चीजें जो है सिक्योरिटी के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सिक्योरिटी का मतलब इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमें सिक्योरिटी का मतलब बताया गया, इसमें मैंने आपसे 3 बातें डिस्कस करी। उसके बाद नेक्स्ट चीज इसमें बोली गई है कि हम इस चैप्टर के अंदर सिक्योरिटी के 2 नोशंस के बारे में पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यानी कि जो पुरानी सोच है और नॉन ट्रेडिशनल यानी कि जो आज की सोच है।
जो ये मानता है कि सिक्योरिटी के अंदर और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिक्योरिटी का ट्रेडिशनल नोशन डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल नोशन क्या कहता है? लेट्स डिस्कस दी ट्रेडिशनल नोशन। अब कह रहा है ट्रेडिशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल भी हो सकता है, ठीक है, ट्रेडिशनल यानी कि ओल्ड भी हो सकता है, ठीक है। और तो ट्रेडिशनल जो है यानी कि जो पुराना तरीका है, जो ओल्ड तरीका है, वो क्या सोचता है सिक्योरिटी के बारे में? तो कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल है वो सिक्योरिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट एक्सटर्नल और दूसरा वो कह रहा है इंटरनल, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नोशन यानी कि बाहरी, बाहर से हमें अपने आप को किस चीज से बचाना है, ठीक है। उसे बोला गया है कि सबसे पहले बोला गया कि एक्सटर्नल थ्रेट हमें कहाँ से होंगे, ठीक है। इसमें बोला गया है इन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज फ्रॉम द मिलिट्री थ्रेट। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, देखो ये जो ट्रेडिशनल नोशन है ये 1991 से पहले का नोशन है, जब हम ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर लड़ चुके थे और हमें डर था कि हम 3rd वर्ल्ड वॉर के अंदर ना आ जाए। तो उस समय हमें लगता था कि हमें अगर सिक्योरिटी चाहिए तो हमें किससे चाहिए? मिलिट्री अटैक से या आउटसाइड एग्रेशन से, ठीक है। तो यही पहली बात मैंने आपको बताई कि ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी जो वो ये कहता है कि हमें जो सबसे बड़ा डेंजर है वो हमें मिलिट्री अटैक से है, और इसका जो सोर्स है वो है अनदर कंट्री। मतलब मिलिट्री अटैक हम पे किससे होगा? हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मिलिट्री अटैक या तो हमारी नेबरिंग कंट्री करेगी या हमारी एनिमी कंट्री करेगी, और अटैक आउटसाइड से होगा, ठीक है। और जिसके अंदर हमारी जो कोर वैल्यूज होंगी, जैसे कि सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो हमसे छीने जा सकते हैं। सॉवरेनिटी यानी कि हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इंडिपेंडेंस यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी हमसे छीनी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद से बोला गया कि इवन जो मिलिट्री अटैक्स होते हैं वो हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लाइफ को भी थ्रेट करते हैं। जब अटैक होता है तो सिर्फ 2 मिलिट्री के बीच में अटैक नहीं होता, 2 कंट्रीज के बीच में भी जो है लड़ाई होती है। मिलिट्री के साथ साथ सिटीजन्स भी मरते हैं, हमारी प्रॉपर्टी भी खत्म होती है, हमारी इकोनॉमी पे भी अफेक्ट होता है और हमारे रिसोर्सेज भी डिटोरिएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद और इसमें बोला गया है कि वॉर के अंदर सोल्जर्स के साथ साथ जो ऑर्डिनरी लोग हैं, मेन वुमेन है, वो भी जो है वॉर के अंदर इफेक्ट होते हैं। उसके बाद से बोला गया है कि ट्रेडिशनल नोशन का नोशन जो है वो बेसिकली जो सिक्योरिटी का जो नोशन है, ट्रेडिशनल नोशन, तो गवर्नमेंट जो है जब ट्रेडिशनल नोशन से बचने के लिए सोचती है तो उसके दिमाग में 3-4 बातें आती हैं, ठीक है। अब वो 3-4 बातें कौन कौन सी हैं? इसे बोला गया है कि इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ वॉर, ठीक है, गवर्नमेंट हैज 3 चॉइसेस। गवर्नमेंट के पास 3 चॉइसेस होती हैं, ठीक है। या तो वो सरेंडर कर दे, आपको लग रहा है कि सामने वाला मिलिट्री ग्रुप जो है आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, इट्स बेटर टू सरेंडर, ठीक है, जो आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड हो गया टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। यानी कि इसका मतलब है डेटरेंस। इसका मतलब है डेटरेंस, यानी कि सामने वाले को इतना डरा देना कि वो आप पे अटैक ही ना कर पाए। मतलब कुछ आप ऐसे मेजर्स ले रहे हैं, आपने जो है बोला है कि अगर आप मुझ पे अटैक करेंगे तो जो है सामने वाले को डरा देना, मतलब सामने वाले को आप पे अटैक करने से प्रिवेंट कर देना। कैसे? उस पे आप प्रेशर बना लीजिए, आप उसको ये दिखा दीजिए कि आप उससे ज्यादा पावरफुल हैं, आपके पास उसके ही जितने वेपन्स हैं। प्रिवेंट करना, ठीक है। प्रिवेंट ये नहीं कि आप वहां से भाग जाएंगे, प्रिवेंट यानी कि ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सामने रखना, ऐसा प्रेशर क्रिएट करना, एक ऐसा डर क्रिएट करना कि वो आपके ऊपर अटैक ही ना कर पाए, ठीक है। और तीसरा जो है टू डिफेंड, यानी कि जाए सीधा बैटलफील्ड में और जो है लड़ना शुरू कर दे, या हार जाए या जीत जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 चॉइसेस जो हैं वो हमारे पास हैं, या तो सरेंडर या प्रिवेंट या डिफेंड, ठीक
ठीक है। तो जब भी ट्रेडिशनल नोशन आता है और आउटसाइड अटैक होता है तो हर गवर्नमेंट 3 ही चॉइसेस होती हैं उसके पास, या तो वो सरेंडर कर दे, या जो है प्रिवेंट कर दे, या वो अटैक करे, ठीक है। बट ज्यादातर इसमें बोला जाता है कि जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो प्रिवेंट करना ज्यादा जो है प्रेफर करती हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज इज कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग वॉर विच इज कॉल्ड एज डेटरेंस, ठीक है, एंड विद लिमिटिंग और एंडिंग वॉर विच इज कॉल्ड डिफेंस, ठीक है। या तो वॉर को खत्म कर देना, या ज्यादातर वो डेटरेंस, सरेंडर तो बहुत ही रेयर केसेस में किया जाता है, पर ज्यादातर जो है डेटरेंस बनाई जाती है, बैलेंस ऑफ पावर किया जाता है। डेटरेंस यानी कि सामने वाले को आपने जो है इस तरह से प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वो आप पे अटैक ही ना कर पाए। दूसरा इसमें बताया गया है कि एक और कंपोनेंट है जिससे आप जो है ट्रेडिशनल नोशन के जो एक्सटर्नल नोशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर यानी कि आप एक ऐसा सिनेरियो, आज के टाइम पे अगर हम आज की बात करें तो जो ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो बैलेंस ऑफ पावर की वजह से ही रुके हुए। बैलेंस ऑफ पावर मतलब यानी कि आपको पता है कि अगर इफ आई एम गोइंग टू अटैक इंडिया तो इंडिया के पास भी उतना ही मिलिट्री पोटेंशियल है जितना मेरे पास है, जितना नुकसान मेरा होना है उतना ही नुकसान इंडिया का होना है, तो देयर इज नो यूज ऑफ अटैकिंग ऑन इंडिया, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर यानी कि अपने आप को भी उतना ही शक्तिशाली कर लेना जितना सामने वाला है, ताकि वो आप पे अटैक ही ना कर पाए, ठीक है। तो इन टुडेज सिनेरियो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पावर को बैलेंस करना, इसीलिए वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स जो है हर कोई उसको अडॉप्ट करना चाहता है, हर कोई स्टैब्लिश करना चाहता है, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अप टू डेट रखना चाहता है, ताकि हर कोई आप पे अटैक करने से पहले या आपको प्रेशराइज करने से पहले 10 बार सोचे कि हमारा इसमें क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आपका जो है ट्रेडिशनल नोशन बता रहा है कि ट्रेडिशनल नोशन मतलब क्या है। उसके बाद ट्रेडिशनल नोशन जो है बेसिकली पावर ऑफ जो है आपके साथ एक बैलेंस बना के रखता है दूसरे के बीच में। उसके बाद बताया गया है कि कंट्रीज जो है दे डू वर्क हार्ड टू मेंटेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर विद अदर कंट्रीज, स्पेशली दोज क्लोज बाय, दोज विद whom they have a differences, और दोज विद दोज हैव अ कन्फ्लिक्ट इन अ पास्ट। हम ज़्यादातर अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको इस तरीके से प्लान करते हैं कि सबसे पहले मुझे उससे बच के रहना है जो जिसके साथ मेरे अच्छे रिलेशन नहीं है, जो मेरे से ज़्यादा पावरफुल है या जो मेरे पे अटैक कर सकता है, उससे मुझे सबसे पहले जो है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना है, ठीक है। अगर उससे मैंने बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर लिया तो वो मैं मेरी जो एक्सटर्नल थ्रेट है उससे मैं सिक्योर हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि a good part of maintaining a balance of power is to build up one's military power, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी से बचने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, हम अपने मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। और लेकिन इसे बोला गया है कि मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब आप मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो साथ ही साथ आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप टेक्नोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आप अप टू डेट नहीं है, अगर आप स्ट्रेंथ जो है पूरी तरीके से जो है पाइल्ड अप नहीं है वेपन्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, तो बैलेंस ऑफ पावर बिठाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये इसमें बात की जा रही है, थर्ड कंपोनेंट की बात की गई है। सबसे पहले तो पहला कंपोनेंट इसमें बताया कि बैलेंस ऑफ डेटरेंस, दूसरा बताया डिफेंड, तीसरा मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ बैलेंस ऑफ पावर, तीसरा इसमें बताया कि फोर्थ एंड रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज अलायंस बिल्ड। ये सबसे बेटर और सिक्योर और सेफ तरीका है थ्रेट से बचने के लिए कि आपने एक अलायंस बना लिया। जिस कंट्री से आपको थ्रेट हो सकता है या जो आपको लग रहा है आप उसे टक्कर नहीं दे सकते, आपने उसके साथ अलायंसेस बना ली, चाहे मिलिट्री अलायंस बना दिया, चाहे ट्रेड अलायंस बना दिया, चाहे आपने कल्चरल अलायंस बना दिया, आपने प्रोग्राम्स चेंज किए, आपने जो एक दूसरे की मदद करी, जो है इस तरीके से जो है आप अपने जो है सामने वाले को दिखा दिया कि भाई हम आपकी फेवर कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं, तो आप जो है अपने आप को जो है बचा सकते हैं एक्सटर्नल नोशन से, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला गया है कि जो आपका अलायंसेस है, ठीक है, अलायंसेस का जो बेस्ड है वो नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। आप किसी के साथ भी जब अलायंस बनाते हैं तो आपका उसमें कुछ नेशनल इंटरेस्ट
आपका उसमें कुछ फायदा छुपा होता है, ठीक है। और बोला गया है कि जो अलायंस है वो जरूरी नहीं कि एक बार बन गया तो दोबारा चेंज नहीं हो सकता, एक बार बनने के बाद वो चेंज भी हो सकता है। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया है बुक के अंदर, किसे बोला गया है कि 1980 में, ठीक है, यूएस ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था, ठीक है, अगेंस्ट सोवियत यूनियन, ठीक है। लेकिन जब 2001 में जो अलकायदा नाम का टेररिस्ट अटैक अलकायदा ग्रुप ने अलकायदा ग्रुप ने अफगानिस्तान का जो था उसने अमेरिका पे 4 अटैक किए थे, तो फिर अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज चेंज करके फिर अपनी जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए दोबारा अलकायदा पे अटैक किया, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो है उसमें जो है फिर उसके बाद जो है तो इसमें बोला गया है कि जो फोर्थ आपका जो कंपोनेंट है ट्रेडिशनल नोशन का कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ है, सिक्योर है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो समय के साथ चेंज भी हो सकती है अगर आपको लग रहा है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है उससे फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि जो हमें ज्यादातर थ्रेट है वो हमें बॉर्डर से आता है, ठीक है। एंड that is because the international system is rather brutal in which there is no central authority capable of controlling behavior. Border dispute जो होता है, border threat जो होता है, वो सबसे ज़्यादा endangered होता है, सबसे ज़्यादा जो है aggressive होता है, जिससे जो हमेशा जो internal stability है वो हमेशा ही इफेक्ट रहती है। और border dispute ऐसी dispute है जिसको कोई भी international organization या कोई भी central organization control नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडिशनल नोशन जो है, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने माना है और कोशिश की गई है कि किसी ना किसी तरह जो है इन थ्रेट्स को जो है कंट्रोल किया जाए, इन थ्रेट्स को जो है ख़त्म किया जाए। उसमें बहुत सारे जो है इन्होंने जो है कंपोनेंट्स बताए हैं, बहुत सारे प्रोसीजर बताए। सबसे पहले तो चॉइसेस बताई, सरेंडर, प्रिवेंट और डिफेंड। उसके बाद और भी उसमें कंपोनेंट्स बताए, जैसे कि आप डिटरेंस कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, आप उसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर कर सकते हैं। देन वी हैव कॉन्फिडेंस अलायंस हो गया, अलायंस बिल्डिंग हो गया। ये भी जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं अपने आप को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल थ्रेट और ट्रेडिशनल नोशन का एक्सटर्नल थ्रेट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटरनल। अब मैं आपको एक कंक्लूजन बताती हूँ इसका। सबसे पहले तो जितने भी ट्रेडिशनल नोशंस के जो फिलोसफर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो ये मानते हैं कि इंटरनल थ्रेट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना एक्सटर्नल थ्रेट है, ठीक है। क्योंकि जब ये नोशन इवॉल्व किया गया था तो वो पीरियड ऐसा था जिसके अंदर फॉरेन एग्रेशन, वर्ल्ड वॉर और आउटसाइड थ्रेट्स, बॉर्डर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। अगर हम 1914 से बात करें कि उससे 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, फिर उसके बाद आपकी 39 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, उसके बाद 45 के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई, यानी कि एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड आपने सिर्फ लड़ाई में ही निकाल दी। तो जो सिक्योरिटी के जो सोचने वाले थे सिक्योरिटी के बारे में, उनको लगता था कि इंटरनल थ्रेट कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमें एक्सटर्नल थ्रेट पे काम करना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को, वर्ल्ड को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी 1945 के बाद इंटरनल थ्रेट्स के बारे में सोचा गया। क्यों? उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि 1945 के बाद जो कंट्री सब्जुगेट हो रखी थी, जो कंट्रीज कॉलोनीज बन चुकी थी, वो इंडिपेंडेंट हो रही थी, ठीक है। और जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया में 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो जैसे ही हम आज़ाद हुए थे इंटरनल थ्रेट शुरू हो गया था। क्या? प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो हमसे अलग होना चाहते थे, पाकिस्तान जो है हमसे अलग होना चाहता था। तो हमारे इंटरनल थ्रेट के अंदर आपके अंदर सबसे पहले आएगा सिविल वॉर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सिविल वॉर, यानी कि आपस में दो ग्रुप जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे हों। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है सेपरिस्ट मूवमेंट। सेपरिस्ट मूवमेंट क्या कह रहा है कि सेपरेटिस्ट यानी कि हमें स्टेट के साथ नहीं रहना, आप हमें अलग कर दीजिए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट। तो ये बेसिकली वो थ्रेट्स है जो इंटरनल थ्रेट्स माने जाते हैं। जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी 1945 के बाद,
उनका जो मेजर थ्रेट था, ये तो थ्रेट था ही कि 1945 के बाद जो आज़ाद हुए कि कहीं ये जो कोल्ड वॉर के अंदर जो दो पावर ब्लॉक हैं ये हम पे अटैक ना कर दें, ठीक है। जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, कुछ लोगों ने नाम अडैप्ट किया, कुछ लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज को ज्वाइन किया। तो उनके मन में ये डर था, कई सारे डर थे। एक तो इंटरनल थ्रेट था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, और दूसरी तरफ ये भी डर था कि कहीं जो है ये जो पावर ब्लॉक है ये हम पे अटैक ना कर दे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक, वो ये है, internally the new states worried about threats from separatist movement which wanted to form independent countries। यानी कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट यानी कि जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जैसे बाल्कन इशू हो गया, जैसे कि आपका ये इंडिया का मूवमेंट हो गया, तो थ्रेट ये था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो इंडिपेंडेंट होने के बाद एक साथ नहीं रहना चाहती थी, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहती। जैसे यूएसएसआर में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, जितने भी यूएसएसआर के अंदर अलायंस थे वो सारे अलग हो गए, वो कम्युनिस्ट नहीं रहना चाहते थे, कुछ लोग डेमोक्रेसी अडॉप्ट करना चाहते थे, कुछ लोग अदर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट करना चाहते थे। तो ये एक इंटरनल थ्रेट के अंदर आ सकता है, जहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलग होने की होड़ जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद से बोला गया कि इंटरनल थ्रेट में दिक्कत ये थी कि समटाइम्स द एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट मर्ज, मतलब एक साथ मिल जाते थे। कैसे? A neighbor might help or instigate an internal separatist movement leading to tension between two neighbor countries, ठीक है। ऐसा होता था कि कई बार जैसे देश के अंदर कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जैसे इंडिया के लिए बोला जाता है कि इंडिया के अंदर जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, और खालिस्तान से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या उसमें नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, वो वेपन्स जो है हमें, जो हमारे नेबर्स हैं उनसे सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो नेबर हैं वो कंट्री के अंदर अगर कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है तो उसके अंदर वो लोगों को इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं या भड़काने की कोशिश करते हैं, तो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से बोला गया इंटरनल वॉर्स नाउ मेकअप मोर देन 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इससे बोला गया है कि जो इंटरनल वॉर्स है उनकी परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल थ्रेट। इंटरनल इश्यूज जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स की बात करें, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है जो कह रहे हैं कि मोर देन 95% हो गई है। और इसमें बोला गया है कि 1946 और 1991 के अंदर देयर वॉज अ 12-fold राइज इन द नंबर ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर का जो परसेंटेज है, अगर 1946 से 1991 का ईयर देखे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो फॉर द न्यू स्टेट एक्सटर्नल वॉर्स विद नेबर्स एंड इंटरनल वॉर पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू द सिक्योरिटी। कई बार ऐसा होता है कि जब इंटरनल क्राइसिस चल रहा होता है तो नेबर्स उसका फायदा उठा लेते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं। तो जब इंटरनल थ्रेट चल रहा है तो उस समय कंट्री बहुत ज्यादा सेंसिटिव और वनरेबल होती है, और बड़ी आसानी से जो है आउटसाइड जो पावर्स हैं वो उसका फायदा उठा लेती है। जैसे इंडिया की बात करें, जैसे नक्सलाइट मूवमेंट है इंडिया के अंदर, उसमें भी बोला जाता है कि आउटसाइड जो हमारे नेबर्स हैं वो मदद करते हैं यहाँ पे वेपन्स भिजवाने में या लोगों को इंस्टिगेट करने में। चाहे कश्मीर इशू की बात करें, वहाँ पे बोला जाता है कि जो नेबर्स हैं वो उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं ताकि सिचुएशन जो नॉर्मल ना हो सके और इंडिया जो है कभी भी स्टेबल ना हो पाए, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही थ्रेट जो है वो चाहे ट्रेडिशनल नोशन है, पर आज भी जो है हम सिक्योरिटी, किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आप किस तरीके से जो है कॉपरेशन करके या किस तरीके से जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, ठीक है। इसे बोला गया है कि इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी there is a recognition that cooperation in limiting violence is possible, ठीक है। अगर कॉपरेशन की जाएगी, ठीक है, अगर कॉपरेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो there is a possibility कि violence को खत्म या कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से बोला गया these limits
रिलेट बोथ टू द एंड्स एंड द मीन्स ऑफ वॉर। ठीक है, ये हर चीज को कंट्रोल करेगा, ठीक है, चीजों को खत्म भी करेगा और वॉर को भी अवॉइड करेगा। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है कि इट इज नाउ एन almost universally accepted view that countries should only go to a war for a right reason। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऐसा लगता है कि दो नेबरिंग कंट्रीज के बीच में लड़ाई होने ही वाली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। लेकिन हमेशा जो है लड़ाई अवॉइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज को पता है कि अगर लड़ाई की जाएगी तो उसका फायदा किसी को नहीं होगा, नुकसान बल्कि दोनों को ही होगा। और इसमें बोला गया है कि अगर आपको लड़ाई करनी है तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए करिए। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए या तो लड़ाई करिए, या कोई जेनोसाइड हो रहा है, कोई लीडर, कोई आपके लोगों को बहुत ज्यादा मार रहा है, जेनोसाइडल वॉर हो रही है, तभी जो है आप लड़ाई लड़िए, नहीं तो आप लड़ाई को अवॉइड करने की कोशिश करिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें बोला जाता है कि जब लड़ाई हो तो आर्मी मस्ट अवॉइड किलिंग और हर्टिंग नॉन कॉम्बिटेंट्स एज वेल एज अनआर्म्ड एंड सरेंडिंग कॉम्बिटेंट्स, यानी कि सिविलियंस को ना मारा जाए, अगर कोई सरेंडर करना चाहता है तो उसको भी ना मारा जाए, अगर कोई बिना वेपन के साथ है तो उसको भी ना मारा जाए। इस चीज पर जो है ध्यान देना चाहिए अगर आप लड़ाई अगर कर भी रहे हैं तो। ठीक है, और दे शुड नॉट बी एक्सेसिवली वायलेंट। अगर आप किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो आप ह्यूमैनिटेरियन बात वैल्यूज को बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई आपको लग रहा है कि जरा सी ही अटैक से या इंटरफेरेंस से चीजें कंट्रोल हो सकती हैं तो आपको जो है उसी में ही अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है कि ट्रेडिशनल व्यू सिक्योरिटी की भी बात कर रहा है, कॉपरेशन की बात कर रहा है, और उसमें कई और तरीके भी इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब लड़ाई ना करने की भी एडवाइस दे रहा है, पर साथ ही साथ उसने और भी बहुत से इम्पोर्टेंट स्टेप्स और रिफॉर्म्स जो है सजेस्ट किए हैं ताकि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बनी रहे। उसमें बोला गया है कि जैसे कि डिसआर्मामेंट की बात की गई है, आर्म्स कंट्रोल की बात की गई है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की गई है, डिसआर्मामेंट की बात की गई है। ठीक है, तो डिसआर्मामेंट और आर्म कंट्रोल के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, जैसे कि इन 1972 बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, उसके बाद 1992 केमिकल वेपन कन्वेंशन, बैंड द प्रोडक्शन एंड पोसेशन ऑफ दीज वेपन्स। ठीक है, उसके बाद कई कंट्रीज ने इसमें साइन भी किया है, जैसे मोर देन 155 स्टेट एक्सेप्टेड BMC एंड 181 स्टेट्स एक्सेप्टेड टू CWC। ठीक है, तो कई सारे जो है कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। तो मतलब सिर्फ वॉर अवॉइड करने की बात नहीं की गई है, कई सारे एग्रीमेंट्स और ग्रुप्स बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए, आर्म को कंट्रोल करने के लिए काम करेगी। उसके बाद से बोला गया है कि कई सारी ट्रिटीज बनाई गई, जैसे कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रिटी 1972। ठीक है, उसमें इसका पर्पस ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन कोई भी एग्रेसिव मिसाइल को ना इस्तेमाल करे ताकि जो है लोगों का नुकसान ना हो, ज्यादा लोगों का नुकसान ना हो। ठीक है, उसके बाद से बोला गया और भी बहुत सी ट्रिटी साइन की गई हैं, जैसे कि हमने पढ़ाई था फर्स्ट चैप्टर के अंदर SALT II, स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेड ट्रिटी, स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रिटी, NPT। ठीक है, 1968 में की गई थी। ठीक है, तो कई सारे स्टेप्स लिए गए, कई सारे एफर्ट्स लिए गए ट्रेडिशनल नोशन के अंदर ताकि जो है जो डिस्ट्रक्शन है, लड़ाई जो है वो रोकी जा सके। ठीक है, अब इसमें कॉपरेशन, उसके बाद डिसआर्मामेंट, आर्म कंट्रोल के बाद एक और चीज जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है बोल रही है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या कहता है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये कहता है कि आपको अगर लगता है कि सामने वाला जो है आपके लिए भारी पड़ सकता है या आपको कभी अटैक कर सकता है, तो आप उसके साथ एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लीजिए कि उसको ऐसा लगे कि ये तो कभी मुझ पे अटैक कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दे मे शेयर इंफॉर्मेशन ऑफ वेयर द फोर्सेज आर डिप्लॉयड। सपोज आप किसी और कंट्री पे अटैक करना चाहते हैं तो आप उस कंट्री की उसको इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आप अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए परमिशन दे दीजिए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आप कैसे करेंगे? आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप कोई टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, कोई आप मिलिट्री सर्विसेज आप जो है शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज आप शेयर कर रहे हैं, तभी जो है आप उसके साथ जो है
एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस उसके बाद से बोला गया है कि ट्रेडिशनल कंसेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी आर पर्सनली कंसर्न विद द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। जो ट्रेडिशनल कंसेप्शन है वो सिर्फ मिलिट्री अटैक, वेपन, लड़ाई झगड़ा इसके बारे में सोच रहा है और कह रहा है कि इससे हमें छुटकारा मिलेगा, तभी जो है हम सिक्योरिटी, वर्ल्ड सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। फाइन, कौन कौन से हो गए ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी? एक आपका हो गया एक्सटर्नल और एक आपका हो गया इंटरनल, ठीक है। अब हम जो आगे पढ़ने वाले वो हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। अब नॉन ट्रेडिशनल नोशन, डेफिनेटली नॉन ट्रेडिशनल कह रहे हैं तो ट्रेडिशनल से अलग ही होंगे, ठीक है। कि ट्रेडिशनल सिर्फ वॉर की बात कर रहा है तो नॉन ट्रेडिशनल जो है डेफिनेटली वो वॉर से कुछ हटके ही बोल रहा होगा, तभी वो नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल क्या कह रहा है? नॉन ट्रेडिशनल कह रहा है कि व्हेन वी आस्क अबाउट सिक्योरिटी, फॉर हु सिक्योरिटी बात की जा रही है, पर सिक्योरिटी किसके लिए बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि द प्रोपोनेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रिप्लाई, वो क्या कहते हैं? नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो द इंडिविजुअल और कम्युनिटीज और इंडीड ऑल ह्यूमन काइंड। तो नॉन ट्रेडिशनल जो सोचते हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल ऑफ सिक्योरिटी सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो आप सिक्योरिटी किसके लिए? सिर्फ बॉर्डर की नहीं, सिर्फ कंट्री की नहीं, हर इंडिविजुअल की सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर कम्युनिटी की सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर ह्यूमन काइंड की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये जो है नॉन ट्रेडिशनल जो है कि जो सोचने वाले हैं, नॉन ट्रेडिशनल व्यू जो सिक्योरिटी का सोचने वाले वो बोल रहे हैं। और इसमें बोला गया है कि नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। मतलब ज्यादातर जो नॉन ट्रेडिशनल जो नोशन की बात करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशन की जो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी किसकी होनी चाहिए? ह्यूमन सिक्योरिटी होनी चाहिए, ग्लोबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके हिसाब से आगे हम पढ़ेंगे कि उनके हिसाब से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स के अंदर, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन आते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी की बात की जा रही है, ठीक है। सपोजिंगली अगर कोई भी हम पे अटैक कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम फॉरेन अटैक मे बी नेसेसरी कंडीशन फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, बट इट इज सर्टेनली a sufficient one is not, sorry इसमें not missing है। I'm repeating the line, protecting citizens from foreign attack may be necessary condition for security of individual, ठीक है। ये बोल रहा है but it is certainly not a sufficient one। वो ये बोल रहा है, ट्रेडिशनल नोशन ये कह रहा है कि जब कोई फॉरेन अटैक हो रहा है, ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल या सिटीजन्स को बचाना जरूरी है, पर वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब सिर्फ आपने लोगों को बचा लिया वो सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा आपको जो है हर चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई कम्युनिटी उसके अंदर हार्म हो रही है, अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे ही अटैक किया जा रहा है या आपकी बॉर्डर्स को जो है आपको आपकी सॉवरेनिटी पे अटैक किया जा रहा है, तो उसको भी आपको बचाना है, ठीक है। और उसके बाद से बोला गया है कि indeed during the last 100 years more people have been killed by their own government than by the foreign armies। एक्चुअली में जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के जो फिलोसफर्स हैं वो ये मानते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फॉरेन अटैक्स जो ट्रेडिशनल नोशन था वो 1945 से पहले का है, नॉन ट्रेडिशनल जो है 1991 के बाद का है, 1945 के कोल्ड वॉर एंड होने के बाद का है, जो ये मानता है कि जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। किससे? गवर्नमेंट से, फॉरेन अटैक से। क्योंकि वो ये मानते हैं कि ज्यादातर लोग, अब जो पिछले कई सालों में ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर लोग कैसे मरे हैं? फॉरेन अटैक से ना मर के गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज, गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसीज की वजह से मरे हैं। तो बेसिकली ह्यूमन सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप वॉर से बचने की बात कर रहे हैं, पर आप ह्यूमन को भी बचाइए, ह्यूमैनिटी को भी बचाइए, सिटीजन्स को भी बचाइए। और आपको दो चीजों से बचाना है, फॉरेन अटैक से भी बचाना है और जो इंटरनल सिविल वॉर हो रही है, ये जो गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज हो रही है, उससे भी जो है आपको अपने कंट्री के मेंबर को बचाना है, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है
इसे बोला गया है द फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी कोफी अनान, उन्होंने बोला है द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनल वायलेंस हो रही है उससे आप अपनी कम्युनिटीज को, अपने इंडिविजुअल को बचाएं, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में अगर हम सिक्योरिटी की बात करें। ठीक है, इसे बोला गया है द प्रोपोनेंट ऑफ द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यू दैट, क्या बहस करती है कि इट शुड इंक्लूड द एजेंडा ऑफ हंगर, भूखमरी जो है, स्टारवेशन जो है एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे। डिसीजेस, बीमारियों का लेवल इस कदर हाई हो गया है कि उनके लिए कोई प्रिकॉशन या कोई दवाई ही नहीं बन पा रही है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर का जो लेवल है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जेनोसाइड की बात करें, टेररिज्म की बात करें, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें, ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आप आउटसाइड एग्रेशन की बात करें, फॉरेन अटैक तो डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पावर की वजह से कम हो गया है, लेकिन जो इंटरनल थ्रेट है और जो थ्रेट के जो फेसेस हैं वो बहुत ज्यादा बदल गए। वॉर में तो ये है कि आपको पता है कि एनिमी आपके सामने खड़ा है और इसको आपको मारना है, लेकिन अगर टेररिस्ट अटैक है, अगर कोई डिसीज है, अगर हंगर है, स्टारवेशन है, उससे आप कैसे लड़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे जो है थ्रेट, जो सिक्योरिटी जो है ये सबसे बड़े थ्रेट है और इससे जो हमें फ्रीडम चाहिए। राइटर कह रहा है कि नाउ डेज देयर इज अ थ्रेट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर ज्यादा थ्रेट है। ठीक है, तो हमें फ्रीडम किससे चाहिए? फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर। मतलब हमें जो है अगर हम इन सब चीजों से अगर हम आजाद हो पाते हैं, अगर हमारी डिग्निटी मेंटेन रहती है, अगर हम हेल्दी रहते हैं, अगर हम पे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं कर रहा, अगर हम भूखे नहीं है, अगर हम स्टेबल है, मेंटली डिप्रेस्ड नहीं है, तो तब हम जो है सिक्योर है। अदरवाइज सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से एकम्प्लिश्ड नहीं है। उसके बाद से बोला गया है कि सेकेंड बात इसमें बोली गई है, जो नॉन ट्रेडिशनल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ग्लोबल सिक्योरिटी की बात की जा रही है। मतलब हम तो सिर्फ अटैक की बात करें कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अटैक किया, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड ही जो है वो इनसिक्योर है, उसको आपको हमें सबसे पहले बचाना है। तो ग्लोबल थ्रेट क्या है? बेसिकली ग्लोबल थ्रेट में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग आ गई, वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, आइलैंड्स डूबते जा रहे हैं, मालदीव्स की बात की जा रही है, आधा ज्यादा वो सबमर्ज हो चुका है, कोस्टल एरियाज मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। टेररिज्म यूरोपियन कंट्रीज में टेररिज्म थ्रेट कितना ज्यादा हो चुका है, आए दिन आप जो है अटैक्स देखते हैं। उसके बाद हेल्थ एपिडेमिक, एड्स की बात की जा रही है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं है। तो इसे बोल राइटर कह रहे हैं कि एक्सटर्नल ट्रेडिशनल नोशन के अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, वो ज्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, जिनसे हमें लड़ना बहुत जरूरी हो गया है। और इसे बोला गया कि नो वन कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम अलोन, अकेले आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको मिलके काम करना ही पड़ेगा, तभी जो है आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया टीनेज के अंदर। उसके बाद सोशल मीडिया का कितना जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है जहां आपको फायदा पहुंचा रहे हैं वो किस कदर आपकी सिक्योरिटी या पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स जो है कितने ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो वो जो है ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के हिसाब से एज कंपेयर टू दी previous notion as compared to traditional notion. Okay, so that is all about for today. ठीक है, do write means study Khazana if you find anything unclear. Thank you so much. Bye.